नमस्कार। मैं हूं मनीष मिश्रा और आप देख रहे हैं जागरण न्यू मीडिया का लोकप्रिय कार्यक्रम जागरण डायलॉग्स। इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम विशेषज्ञों के साथ आपके फायदे की बात करेंगे। इक्विटी म्यूचुअल फंडों में नया निवेश करने वाले निवेशकों के मन में तब इन्वेस्ट करने को लेकर एक दुविधा की स्थिति होती है जब शेयर बाजार अपने उच्च स्तर पर कारोबार कर रहा होता है। क्या ऐसे समय में म्यूचुअल फंडों से मुनाफा कमाते हुए निकल लेना बेहतर होगा या अपना निवेश जारी रखना बेहतर होगा? आज इन्हीं विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के हेड प्रोडक्ट एंड स्ट्रेटजी चिंतन हरिया जी और ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के फाउंडर एवं सीईओ पंकज मटपाल जी। स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम है वरुण शर्मा और मैं हूं आपका को-होस्ट। मनीष जी, थैंक यू सो मच हमारे गेस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। और जैसे आज के टॉपिक का डिस्कशन है म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट की तेजी के बारे में, तो स्टॉक मार्केट्स में पिछले 1.5 साल में जिस तरह की तेजी हम लोगों ने देखी है वो काफी लोगों के एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट थी, क्योंकि कोविड था और एक पैंडेमिक के टाइम पे जिस तरीके से स्टॉक मार्केट ने एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है, हम लोगों ने एक काइंड ऑफ ए बुल रैली जो हम लोग देख रहे हैं, तो उसके अराउंड काफी लोगों की क्यूरियोसिटी इंक्रीज हो जाती है, स्पेशली जब इन्वेस्टमेंट्स की बात होती है। तो आज के इस डिस्कशन में हम वही बात करेंगे। तो मेरा पहला सवाल चिंतन जी आपसे मैं करना चाहूंगा। स्टॉक मार्केट की इस तेजी को देखते हुए आप क्या सजेस्ट करेंगे हमारे व्यूअर्स के साथ में और इन्वेस्टर्स के साथ में कि उनका फॉर द कमिंग 2 to 3 years क्या होराइजन रहना चाहिए? बिल्कुल, जो पिछले 1 साल में आपने सही कहा कि अप्रैल 2020 में कोई किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि मार्केट अपने उच्चतम स्तर पर रहेगा। उसका एक मेजर कारण ये रहा है कि जो विश्व की सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने बहुत सारा पैसा प्रिंट किया है। अकेला अमेरिका अगर हम देखें तो $4 ट्रिलियन से $8 ट्रिलियन पिछले 12 महीने में उनकी बैलेंस शीट हुई है। तो $4 ट्रिलियन यानी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उससे भी बड़ा पैसा उन्होंने बाजार में लाया है अमेरिकी गवर्नमेंट ने। उसके कारण बाजार में हर एक रिस्क एसेट्स, एग्री कमोडिटीज, इक्विटीज, सभी में तेजी आई है। अभी यहाँ से अगर हम देखें तो भारत के विषय में अगर बात करें तो भारत में जो बिजनेस साइकिल है वो अपने अपटर्न पे है। अगर हम मुनाफा देखें, कॉर्पोरेट मुनाफा, वो करीबन 12 या 13 साल के अपने न्यूनतम स्तर पर है। जो अपनी जीडीपी है उसके सिर्फ 2% कॉर्पोरेट मुनाफा है। ये 2008 के सन में करीबन 12% या 10% हुआ करता था। तो ये जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट का ग्रोथ है वो मुनाफा हमको मार्केट में दिखेगा और वो मुनाफे को फायदा उठाने के लिए जो कंपनियां है उसमें अगर आप निवेश करोगे इक्विटी के द्वारा तो आपको जो इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति की दर है जो बढ़ने वाली है उसका भी लाभ आप ले सकते हो। तो ऑल इन ऑल अगर हम भारत की बात करें तो अगले 2 से 3 साल में हमारा ऐसा व्यू है कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ के कारण निवेशकों को अगर वो सही फंड में निवेश किया हुआ है और उनका एसेट एलोकेशन सही है तो अच्छा रहेगा। जी पंकज जी, हमारे कुछ दर्शक जो हैं बड़ी दुविधा में हैं। मार्केट उच्च स्तर पर कारोबार कर रहा है, वो सोचते हैं कि अभी जो मार्केट की स्थिति है, तो खासतौर से जो इक्विटी म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स हैं उनके मन में ये दुविधा चल रही है कि अभी हम मुनाफा काट कर निकल लें, जब मार्केट में कुछ करेक्शन होता है फिर से अपना इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें, या उन्हें अपना निवेश जारी रखना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ नए निवेशक भी हैं जिनके पास पैसे तो हैं, अब वो सोचते हैं कि अभी निवेश करें या फिर कुछ समय वेट करें। ऐसे निवेशकों के लिए, ऐसे दर्शक जो हमारे प्रश्न पूछ रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? मनीष जी, देखिए, मार्केट को टाइम करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, यह बहुत ही डिफिकल्ट है। और इसलिए ये सोचना कि अब मार्केट पीक पे है तो हम यहां से एग्जिट करें और फिर करेक्शन होगा, मार्केट नीचे आएगा तब हम इन्वेस्ट करेंगे, ये शायद सुनने में तो अच्छा लगता है लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हमने मार्केट में अच्छी खासी रैली देखी, बिल्कुल सही बात है कि अब मार्केट काफी ऊंचाई पे पहुंच चुका है। लेकिन मुझे याद है जब सेंसेक्स पहली बार 40,000 टच हुआ था, उस वक्त भी निवेशकों के मन में यह सवाल था कि क्या करें, अब यहां से निकल जाएं और फिर करेक्शन आएगा तो हम फिर एंटर करेंगे। और ये 40,000 भी उस वक्त पर हुआ था जबकि कोरोना काफी अपने पीक पर था। तो ये शंका थी मन में, लेकिन क्या हुआ, देखते ही देखते मार्केट 40,000 से 55,000 चला गया, 55,000 क्रॉस कर गया। अब ऐसे में कई निवेशकों ने, जिन्होंने 40,000 पर एग्जिट किया था, उन्होंने 45,000 पे एंटर किया दोबारा से। आज भी वो प्रॉफिट में है, लेकिन जो 40,000 से 50,000 या 45 की जर्नी थी वो उन्होंने मिस की। तो इसके लिए ये शायद सही नहीं है सोचना कि आप वक्त समय समय पर इस तरह से प्रॉफिट बुकिंग करें और फिर दोबारा से एंटर करें। ये ट्रेडर्स के लिए हो सकता है। जब निवेशकों की बात करते हैं और स्पेशली म्यूचुअल फंड निवेशकों की,
तो यहां पर अपने गोल सेट करके और आप उस हिसाब से निवेश कीजिए। और म्यूचुअल फंड में क्योंकि आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, तो जो हमेशा बोलते हैं इन्वेस्टमेंट में दो चीजें, एसेट एलोकेशन और दूसरी चीज है डाइवर्सिफिकेशन। तो आपके लिए एसेट एलोकेट करना भी यहां पर संभव है। आप म्यूचुअल फंड में अपने गोल के हिसाब से, अपने निवेश की अवधि के हिसाब से, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से प्रॉपरली एसेट एलोकेशन कीजिए और साथ ही अपने पोर्टफोलियो में अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन मेंटेन कीजिए। तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि मार्केट ऊपर गया तो मुझे निकलना है, मार्केट नीचे आए तो मुझे एंटर करना है। और अब तो ऐसे ऐसे स्कीम्स भी हैं जो सब कुछ अपने आप पूरा आपके लिए काम करती है। ओके चिंतन जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। जैसे पंकज जी ने बताया कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट मैं आपसे भी ये सवाल पूछना चाहूंगा ताकि हमारे यूजर्स को ये एकदम क्लियर हो जाए कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में एक डिफरेंस होता है। जिस तरीके से बुल रन और बियर रैली के हिसाब से आप स्टॉक मार्केट से इन्वेस्ट और डाइवेस्ट करते हैं, क्या वही तरीका आपको म्यूचुअल फंड में भी यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हमारे यूजर्स को बताइए। तो आपका प्रश्न काफी डीप है इन टर्म्स ऑफ के इन्वेस्टर, आज अगर रुझान हम इन्वेस्टर्स की देखें तो जो 30 से 40% मार्केट का वॉल्यूम हुआ करता था एचएनआई रिटेल का, आज करीबन 75% एचएनआई रिटेल का है। तो लोगों का रुझान इक्विटी में डायरेक्ट इन्वेस्टिंग की तरफ बढ़ा है। ये एक अच्छा ट्रेंड है भारत के लिए लंबी अवधि के लिए, क्योंकि इक्विटी कल्चर भारत में नहीं था। पर अगर हम कंपैरिजन करें कि आप अगर किसी स्टॉक में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो वर्सेस आप जो म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो, एक फर्क ये है कि जो म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर है, जो पूरी उनकी एनालिस्ट की टीम है, उनका पूरा ध्यान, पूरा काम 24 घंटे सिर्फ मार्केट देखना है और आपके लिए जो बेहतरीन पोर्टफोलियो, जो पंकज जी ने भी कहा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की जो बात कही, तो जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन है और कौन से सेक्टर्स में कौन से स्टॉक अगले 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में अच्छे लग रहे हैं, उस हिसाब से एक सही मिश्रण स्टॉक्स का बना के आपको म्यूचुअल फंड में मिलता है। तो जैसे कि आप स्टॉक खरीदते बेचते हो और उसमें मुनाफा आप बुक करते हो, म्यूचुअल फंड में उसकी जरूरत कम पड़ती है, क्योंकि वो काम आपके लिए फंड मैनेजर कर रहे हैं। वो रोज देखते हैं कि कौन से स्टॉक अच्छे हैं, कौन से स्टॉक आपके नए होने चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। और अलग अलग कैटेगरीज है, पंकज जी ने जैसे कहा अलग अलग कैटेगरीज है, आपके लिए हिसाब से फिट हो सकते हैं। पर आपको जरूर नहीं है, आपने गोल बेस्ड एक बार प्लानिंग कर ली कि आपको 5 साल 10 साल में एक्स अमाउंट चाहिए और आपने एक म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया, तो आपको रोज मार्केट देखने की भी जरूरत नहीं और उसमें से पैसा निकालने की भी जरूरत नहीं। तो ये एक अंतर है। और जैसे हमने पिछले 12 महीने की मार्केट देखी है, बहुत सारे स्टॉक्स अच्छे चल गए हैं, मार्केट ब्रेथ बहुत अच्छी रही है, तो सभी को ऐसा लगने लगा है कि मार्केट में पैसा कमाना तो काफी आसान है इंडिविजुअल स्टॉक में रख के। जब मार्केट में गिरावट आती है तभी पता चलता है कि किसको मार्केट में निवेश करना आता है और किसी को नहीं आता। तो मैं ये चेतावनी देना चाहूंगा कि आप थोड़े बच के रहिए। अगर आपने पिछले 1 साल में बहुत अच्छे पैसे कमाए, मार्केट अच्छा था, पर हमेशा मार्केट के उतार चढ़ाव में हमने ऐसा देखा है कि लोग आते हैं और फिर चले जाते हैं और भारत में 10 साल तक फिर लोग नए पैसे नहीं लाते। तो ये एक अच्छा सुनहरा दौर है भारत के लिए और उसमें मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इक्विटी निवेश करें। म्यूचुअल फंड के द्वारा करने से आपको प्रोफेशनल हेल्प मिलता है। हम जैसे कि अगर बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास ना जाके खुद दवाई लेते हैं, कभी कभी आसान हो जाता है, कभी कभी हमें मर्ज का पता नहीं चलता। उसी हिसाब से जो प्रोफेशनल है आपको हेल्प, भले वो फाइनेंशियल एडवाइजर हो या फिर म्यूचुअल फंड मैनेजर हो, दोनों आपके पूरे ओवरऑल पोर्टफोलियो में आपको मदद करेंगे। ये आपने बड़ी अच्छी बातें बताई और ये दर्शकों के लिए बहुत उपयोगी भी है, खासतौर से जो म्यूचुअल फंड और इक्विटी मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं। पंकज जी, दर्शकों के मन में एक और दुविधा है, मैं आज दुविधा ही आपके सामने रखूंगा उनकी। एक तो जिनके पास अभी एक मुश्त पैसे हैं और दूसरा जो सिप के जरिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जिनके पास एक मुश्त पैसा है वो सोचते हैं कि भाई मार्केट की स्थिति ये है अभी, तो हम एक मुश्त निवेश करें या नहीं, लमसम निवेश करें या नहीं। दूसरे वो हैं जो सोचते हैं कि अभी हम सिप जो है उसको रोक देते हैं थोड़े समय के लिए, जब मार्केट की स्थिति थोड़ी सी अच्छी होगी, यूनिट सस्ते मिलेंगे, उस समय हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ऐसे जो इन्वेस्टर्स हैं हमारे, उनके लिए आपकी क्या सलाह है? बिल्कुल मनीष जी, पहली बात तो यह है कि यदि आप इक्विटी फंड में निवेश कर रहे हैं तो क्योंकि हमने देखा है रैली हुई मार्केट में, मार्केट काफी ऊंचाई पे पहुंच चुका है,
तो एक साथ इन्वेस्ट करने की सलाह मैं नहीं दूंगा, उसकी जगह आप स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट कीजिए। आप एसआईपी के जरिए कर सकते हैं, आप एसटीपी के जरिए कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास लमसम पैसा अवेलेबल है। एसआईपी हम तब करते हैं कि आपको पता है हर महीने सैलरी आएगी, हर महीने उसमें थोड़ा पैसा आप सेव करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। बट लमसम पैसा अवेलेबल है तो आप किसी लिक्विड फंड में उसको या ओवरनाइट फंड में पार्क करके और वहां से आप सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के जरिए आप किस्तों में निवेश कर सकते हैं। तो आइडिया यह है कि पैसा किस्तों में निवेश किया जा सकता है, वो एक अच्छा होगा। दूसरी बात, यदि एसआईपी चल रही है पहले से, तो उस केस में आपको बिल्कुल भी बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम एसआईपी करते ही इसके लिए हैं तो हमें नहीं पता है कि मार्केट कब ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो इसके लिए जो उतार चढ़ाव है उसका फायदा लेने के लिए हम एसआईपी करते हैं। तो जितने लंबे वक्त की एसआईपी होगी, हो सकता है कि इस वक्त जब मार्केट तेजी में है आपको शायद थोड़ी यूनिट कम मिल रही होंगी, लेकिन लंबे वक्त में डेफिनेटली मार्केट नीचे भी आएगा, और अगर ऊपर जाएगा तो भी नुकसान नहीं है, क्योंकि यहां से ऊपर जाएगा तो भी फायदा हो जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है, इक्विटी मार्केट में हमेशा उतार चढ़ाव एक नेचर है मार्केट की। तो नीचे आएगा, यूनिट ज्यादा मिलेंगी, तो आपको आपकी जो कॉस्ट है वो एवरेज हो जाएगी। तो इसके लिए एसआईपी बंद करने के बारे में बिल्कुल ना सोचें, बिकॉज ये आपको एक डिसिप्लिन प्रोवाइड करता है, और लॉन्ग टर्म में रूपी कॉस्ट एवरेजिंग इसको हम बोलते हैं कि आपका कभी कम यूनिट्स मिली, कभी ज्यादा मिली, और आपका जो कॉस्ट है वो एवरेज हो जाती है। तीसरी बात यह है कि जैसे मैंने पहले भी कहा था, अब क्योंकि बहुत सारे इनोवेटिव फंड्स आ गए हैं, तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स भी हैं जिसे आप सोचते हैं कि स्टैगर्ड मैनर में करना है, लेकिन अब मैं पैसा अवेलेबल है तो मैं क्या करूं, ऐसा कुछ हो कि अपने आप फंड मैनेजर डिसाइड कर ले कि मुझे कितना इक्विटी में करना है, कितना डेट में करना है, तो वो भी आपके पास चॉइस है, क्योंकि पैसा है आपके पास में, लेकिन सिर्फ इसके लिए क्योंकि मार्केट तेजी में है और आप थोड़ा सा डर रहे हैं। तो ऐसी स्कीम्स हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया एक स्कीम में, उदाहरण के तौर पर जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड एक कैटेगरी है जिसे हम डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड भी कहते हैं। इस कैटेगरी में आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, और अब ये फंड मैनेजर को तय करना है कि किस वक्त पर इक्विटी में एलोकेशन कितना होना चाहिए। आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया उस स्कीम में, लेकिन आपका पूरा पैसा इक्विटी में जा रहा है या पूरा डेट में जा रहा है या आधा इक्विटी आधा डेट में जा रहा है, वो टाइम टाइम पर फंड मैनेजर डिसाइड करेंगे, और वो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से होता है। हम अपने हिसाब से तो क्या होता है, इमोशनल बायसेस होते हैं, बहुत सारी भावनाएं जुड़ी होती हैं अपने निवेश में। तो कई बार ऐसा होता है कि मार्केट हमने देखा पहले नीचे था, अब ऊपर आ गया, हिम्मत नहीं होती कि अब वो वाला भाव आएगा तब करेंगे। हमने खुद देखा है कि 6 महीने पहले ये यूनिट्स किस प्राइस पे थी, अब तो बहुत ऊपर चली गई है, उस प्राइस पे आएगा तो करेंगे, लेकिन एक्चुअली उसके पीछे अगर कोई साइंस है तो कुछ और कहती है। तो वहां पर क्या होता है कि एक प्राइस टू बुक या जो मार्केट के फंडामेंटल्स होते हैं बेसिकली, उन रेशियोज को ध्यान में रखते हुए, फंडामेंटल्स को ध्यान में रखते हुए वो डिसाइड करते हैं कि इससे तेज होगा तो हम नहीं करेंगे, कम होगा तो करेंगे। तो यानी कि बहुत इनोवेशन है अब इन्वेस्टमेंट में। तो निवेशक इस तरह के फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और बाकी मैंने जैसा बोला, यदि आप किसी लार्ज कैप फंड में भी कर रहे हैं या किसी मिड कैप फंड में भी कर रहे हैं जो कि पूरी तरह डाइवर्सिफाइड है, आप वहां पर भी लंबे वक्त के लिए एसआईपी को कंटिन्यू कीजिए। मार्केट तेजी में हो या मंदी में हो, लंबे वक्त में आपको फायदा ही होगा। जी जी, चिंतन जी, मेरा अगला चीज ऐड करना चाहूंगा जी। तो क्योंकि बैलेंस एडवांटेज फंड की बात आती है तो हमसे रहा नहीं जाता। अगर आप जनरली देखोगे तो एक उदाहरण देना चाहूंगा, जो मार्च 2020 में जो मंदी आई, एक एग्जांपल जो पंकज जी कह रहे थे उसका थोड़ा विस्तार करता हूं कि कैसे हमारा ग्रीड और फियर, बहुत कम लोगों ने अपनी पूंजी निवेश की थी मार्च 2020 में जब बाजार बहुत जोरों से गिरा। एक उदाहरण के तौर पर जो हमारा बैलेंस एडवांटेज फंड है उसमें फरवरी 2020 पर 49% एलोकेशन था इक्विटी में, मार्केट के वैल्यूएशन के हिसाब से। जैसे कि पंकज जी ने कहा कि वैल्यूएशन जो होता है उसके हिसाब से आपका कितना इक्विटी में पैसा होना चाहिए और कितना डेट में पैसा होना चाहिए वो निर्धारित होता है। तो फरवरी में 49% था, क्योंकि मार्च 2020 में बाजार बहुत जोर से गिरा था, 20% से भी ज्यादा। तो ये जो 49% था वो बढ़कर 77%, यानी कि करीबन 28% इक्विटी एक महीने में बैलेंस एडवांटेज फंड में बढ़ा था। कितने निवेशक हम जानते हैं, मैं बहुत कम निवेशकों को जानता हूं जिन्होंने इतना बड़ा अपना इक्विटी एलोकेशन बढ़ाया था जब मार्केट गिरा था। तो ये जो ग्रीड और फियर, बाजार का उतार चढ़ाव का जो डर है, उसे दूर करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है। और मैं पंकज जी को शुक्रिया कहना चाहूंगा, उन्होंने ये कैटेगरी की बात की, क्योंकि ये कैटेगरी हमारे हिसाब से हर एक निवेशक, आपके हर एक जो सुनने वाले हैं उनके पास ये होना ही चाहिए।
एक बड़ी कैटेगरी है और हमारा ये मानना है कि ये कैटेगरी बढ़ते जाएगी। दूसरा एक जो मैं कहना चाहता था वो बहुत सारे निवेशकों को एक फुल इक्विटी फंड में, जैसे कि पंकज जी ने कहा, एसटीपी के द्वारा निवेश करते हैं। तो जिनको एसटीपी के द्वारा भी निवेश करना है उनके लिए हमने एक बूस्टर एसटीपी जो लाया है वो एक अच्छा तरीका है, जहाँ पे वैल्यूएशन बेस्ड, पंकज जी ने कहा जब बाजार नीचे आ जाता है आपको ज्यादा यूनिट्स मिलने चाहिए, जब बाजार ऊपर है तो आपको कम यूनिट्स मिलने चाहिए। तो जो लोग एसटीपी करना चाहते हैं किसी भी फंड में, वो एसटीपी के साथ अगर बूस्टर एसटीपी जो एक हमने फीचर लाया है वो आप जोड़ देते हो तो आपको वैल्यूएशन बेस्ड एक एडवांटेज मिल जाता है। जब बाजार नीचे होती है आपके ज्यादा यूनिट्स जाते हैं, जब बाजार ऊपर जाता है तो आपके कम यूनिट्स होते हैं, बाजार महंगा होता है तो आपके कम यूनिट्स जाते हैं। तो ये दोनों चीजें मैं जस्ट हाईलाइट करना चाहता था, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट निवेशक ये जरूर बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी और बूस्टर एसटीपी, ये दोनों चीज के बारे में थोड़ी ज्यादा अपने एडवाइजर से बात करें और उसमें उसका फायदा उठाएं। जी जी, चिंतन जी, मेरा अगला सवाल अर्ली इन्वेस्टमेंट को लेके है। सो आप क्या सजेस्ट करते हैं फॉर स्पेशली द पीपल हु हैव जस्ट स्टार्टेड अर्निंग, अभी अर्ली स्टेज अपने ऑफ करियर में है, दे जस्ट स्टार्टेड अर्निंग, फर्स्ट सैलरीज आ रही हैं, मंथ्स हुए हैं सैलरी मिलते हुए, तो उन लोगों को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि आप अर्ली इन्वेस्टमेंट शुरू करें, स्पेशली म्यूचुअल फंड्स की अगर हम लोग बात करें, और लॉन्ग टर्म में उन्हें कितना बेनिफिट दे सकता है ये एसआईपी के थ्रू जो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इसी के साथ में अगला जो एक और चीज पूछना चाहूंगा कि उनके पोर्टफोलियो को लेके आप उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, कोई अगर लॉन्ग टर्म होराइजन में रखना चाहता है अपने म्यूचुअल फंड्स को। तो पहली चीज है लॉन्ग टर्म होराइजन होना चाहिए। आप इक्विटी में जब भी निवेश करते हो आपके 3 साल 5 साल से ज्यादा की अवधि, आपने यंगस्टर्स की बात कही, यंगस्टर्स के बाद आमतौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होती है, नया नया पैसा कमाना शुरू किया होता है, नई नौकरी लगी होती है, तो पैसा खर्च ज्यादा ना करके अगर बचत करते हैं और वो निवेश करते हैं तो उनकी पूंजी बहुत कंपाउंडिंग बढ़ सकती है। हम सभी जानते हैं वॉरेन बुफे ने 10 साल की उम्र में शायद निवेश करना शुरू किया था, आज वो विश्व के सबसे रईस माने जाते हैं और सबसे सफल निवेशक माने जाते हैं। तो आप जितना जल्दी शुरू करें अच्छा है। भारत में हमको स्कूल्स में और कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता। मैंने भी जब म्यूचुअल फंड ज्वाइन किया था आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 2005 में, अभी 16 साल हो गए, मुझे ज्यादा पता नहीं था निवेश के बारे में, क्योंकि मैं बिजनेस फैमिली से आता हूँ। तो बिजनेस फैमिली नॉर्मली बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में नहीं करते। आज क्योंकि आपके माध्यम के द्वारा और सभी मीडिया के माध्यम के द्वारा लोगों को जानकारी भी ज्यादा मिल रही है, एप्स के द्वारा निवेश करना भी आसान है, और एक जनरल यंगस्टर्स में जो रुचि है निवेश करने की ये बढ़ती जा रही है, और ये एक अच्छा रुझान है, अच्छी शुरुआत है भारत के लिए। और ये देखा भी जा रहा है, डीमैट अकाउंट जो 1 करोड़ या 1.5 करोड़ हुआ करते थे आज बढ़कर 6 करोड़ हो चुके हैं। तो आज भी अगर हम देखें तो विश्व के कंपैरिजन में भारत का जो इक्विटी निवेश है वो काफी कम है। अमेरिका में 40% सेविंग्स इक्विटी में है, जो लोगों की सेविंग्स है वो इक्विटी में है। भारत में आज भी वो 6% है, आज भी स्कोप बहुत ज्यादा है। तो जब भी हम उच्चतर मार्केट या उच्चतम मार्केट की बात करते हैं तो एक चीज ध्यान में रखनी जरूरी है यंगस्टर्स को, कि आज से 13 साल पहले 2008 में भी भारत मार्केट उच्चतम स्तर पे था। हमारी अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन थी, करीबन 44 लाख करोड़, और जो मार्केट कैप थी हमारी टोटल सब कंपनियों की टोटल निवेश मार्केट कैप, वो करीबन 60 लाख करोड़ ऊपर में गई थी। आज अगर हम देखें तो हमारी $3 ट्रिलियन यानी कि $3 खरब मार्केट कैप है और जीडीपी है, और अगले 5 साल में या 7 साल में अगर हम $5 ट्रिलियन जाने वाले हैं तो उसका फायदा अल्टीमेटली कंपनियों के मुनाफे में होता है, क्योंकि जीडीपी होता अर्थव्यवस्था यानी कि घरेलू सकल उत्पाद से जो कंपनियां हैं उनका मुनाफा बढ़ता है, और कंपनियों का मुनाफा अल्टीमेटली उनके मार्केट कैप में दिखता है। तो भारत एक सुनहरे दौर पे है, यंग इकोनॉमी है, और उसका फायदा उठाने के लिए जो यंगस्टर्स है वो भारत के कंपनियों में निवेश करें। हमने ये देखा है पिछले 30 साल में 1991 से लेकर आज तक जो फॉरेनर्स है या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उन्होंने भारत का 21% खरीद लिया है, सभी अच्छी कंपनियों में बहुत सारे। तो क्यों ना हम ही हमारे जो यंगस्टर्स है वो भी खरीदी करें अच्छे अच्छे कंपनियों में। तो आप जैसे कि पंकज जी ने कहा, आप बैलेंस एडवांटेज फंड में शुरुआत कीजिए, जैसे जैसे आपको समझ पड़ती है ज्यादा मार्केट की, आप आपका इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा सकते हैं, और जितना लंबी अवधि के लिए आप पैसा रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। जी, पंकज जी, अभी हाल ही में कई एनएफओज आए हैं, नए फंड ऑफर्स आए हैं, और इनमें फ्लेक्सी फंड्स का ज्यादा बोलबाला रहा है, फ्लेक्सी फंड्स ज्यादा लॉन्च हुए। तो सवाल उठता है कि जब हम म्यूचुअल फंडों का चयन करने जाते हैं, सिलेक्ट करने जाते हैं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से,
तो हम उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं कि उसने कितना रिटर्न दिया है मार्केट के अप एंड डाउन वाले सिचुएशन में। दूसरा ये देखते हैं कि उसके फंड मैनेजर्स कैसे हैं। अब जो नए फंड ऑफर्स आते हैं, उनमें ये दोनों चीज़ें नहीं देखने को मिलती है क्योंकि वो नए होते हैं। तो ऐसे नए फंड ऑफर्स में क्या देखकर इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? बिल्कुल। मनीष जी, मैंने शुरुआत में कहा था कि निवेश में दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक है एसेट एलोकेशन, दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन। तो एसेट एलोकेशन जो है, क्योंकि आपको इक्विटी और डेट दोनों में निवेश करना चाहिए, तो इसके लिए बैलेंस एडवांटेज फंड्स की हम बात कर रहे थे, वो कैटेगरी मुझे बहुत ही पसंद है। और दूसरी बात है डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन में यानी कि डिफरेंट सेक्टर्स के शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, और साथ ही डिफरेंट मार्केट कैप वाले, यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। क्योंकि देखा जाता है, कई बार हम बोलते हैं कि मार्केट बहुत तेजी में है, पर हम भूल जाते हैं कि कई बार हम निफ्टी 50 को देखते हैं तो लार्ज कैप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन क्योंकि निफ्टी 50 में सारे लार्ज कैप स्टॉक्स होंगे, पर उसी वक्त पर स्मॉल कैप परफॉर्म नहीं कर रहा होता है। ऐसा भी हो सकता है, या किसी वक्त पर स्मॉल कैप, मिड कैप लार्ज कैप के मुकाबले में बेहतर परफॉर्म करते हैं। तो जो फ्लेक्सी कैप है, बेसिकली ऐसी कैटेगरी है जहां पर ये चॉइस है कि किसी भी तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। यानी कि लार्ज कैप में क्या होगा, 80% मिनिमम एलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक्स में होगा, मिड कैप में मिनिमम 65%, ऐसे ही स्मॉल कैप में मिनिमम 65% एलोकेशन स्मॉल कैप में, मिड कैप में मिनिमम 65% मिड कैप स्टॉक्स में होगा। फ्लेक्सी कैप में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। तो यहां पर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कहां पर कितना करना है, ज्यादा कम, बस यही कंडीशन है कि मिनिमम 65% एलोकेशन इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में होना चाहिए। तो अब यहां पर क्योंकि फंड मैनेजर्स के पास चॉइस है, वो अपने हिसाब से, अपने विजडम के अनुसार, समय के अनुसार डिसाइड कर सकते हैं कि एलोकेशन लार्ज कैप में कितना हो, मिड कैप में कितना हो, ताकि जोखिम कम हो और रिटर्न बेहतर मिल सके। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की जहां तक बात है, ये इसकी एक वजह भी है, क्योंकि जिनके पास नहीं है इस कैटेगरी में स्कीम, वो लॉन्च कर रहे हैं, और ये कैटेगरी सभी के पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। अब आते हैं एनएफओ पर, कि एनएफओ के दौरान चाहे वो फ्लेक्सी कैप हो या कोई किसी और कैटेगरी का फंड हो, क्योंकि आपके पास उसकी कोई परफॉर्मेंस हिस्ट्री नहीं होती, तो आप क्यों ना किसी एग्जिस्टिंग फंड में इन्वेस्टमेंट करें, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन कई बार ये होता है कि आपको किसी फंड मैनेजर के ट्रैक रिकॉर्ड पर भरोसा होता है। आप चाहते हैं, जैसे मान लीजिए, मैं और सिंपल उदाहरण देता हूं, जो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं वो भी इस बात को एग्री करेंगे। मान लीजिए आपको मारुति के आप लॉयल हैं, आपको मारुति गाड़ियां बहुत पसंद है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि मारुति के पास उस कैटेगरी की एसयूवी नहीं है, बट एसयूवी होती तो मैं मारुति की ही लेता, क्योंकि मुझे मारुति पे बहुत भरोसा है, लेकिन एसयूवी नहीं है, और अभी उन्होंने एसयूवी लॉन्च की, तो आप बिल्कुल उसको लेना चाहेंगे। तो कहने का मतलब यह है, यदि आपको किसी फंड हाउस या किसी एएमसी के मैनेजमेंट पे भरोसा है, आपको उनके फंड मैनेजर पर भरोसा है, उनकी फिलॉसफी पे भरोसा है, लेकिन उस कैटेगरी का फंड नहीं था उनके पास, आपको पता है इस कंपनी ने मुझे बहुत मदद की है वेल्थ क्रिएशन में, बाकी दूसरी स्कीम के माध्यम से, तो आप बिल्कुल फंड मैनेजर के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यदि किसी नए फंड हाउस, एग्जिस्टिंग फंड हाउस का नया फंड आ रहा है, और उस फंड हाउस ने पहले से ही बाकी स्कीम में ऐसा कुछ खास नहीं किया है, और आपके पास उस कैटेगरी में बहुत सारी चॉइसेस हैं जहां पर आप संतुष्ट हैं, तो फिर आपको यह सोचकर कि एनएवी कम है इसके लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो कोई वजह नहीं है। सिर्फ फंड मैनेजर के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, फंड हाउस की परफॉर्मेंस को और फिलॉसफी को देखते हुए आपको डिसाइड करना चाहिए। जी वरुण जी। जी जी चिंतन जी, मेरा अगला सवाल इंटरनेशनल स्टॉक्स को लेके है कि म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हम कैसे इन स्टॉक्स में, जो कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में नहीं लिस्टेड है, जो बाकी कंट्रीज के स्टॉक में लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंजेस में, उसमें म्यूचुअल फंड्स के थ्रू क्या तरीका है कि हम उसमें इन्वेस्ट कर सकें? तो पहले ये देखा गया था कि भारत में 3 तरह के फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स हुआ करते थे, इक्विटी, डेट, गोल्ड भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में हुआ करता था। जैसे जैसे भारत में लोगों का पोर्टफोलियोज बड़े हैं, कई एचएनआईज ने हमने देखा गया है कि उनका रुझान इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग की तरफ बढ़ रहा है। काफी जो नए जैसे कि यंगस्टर्स ने आपसे बात की, उनको फॉरेन स्टॉक्स, फॉरेन कंपनीज में भी निवेश करने का काफी शौक है। तो ये ट्रेंड है और होना भी चाहिए अगर हम देखें, क्योंकि भारत सिर्फ
$3 ट्रिलियन, विश्व में $105 ट्रिलियन की जो मार्केट कैप है कंपनियों की, उसमें से सिर्फ 3 ट्रिलियन भारत है। भारत करीबन 3% है विश्व की कंपनियों का। तो जो बहुत बड़ा हिस्सा है अमेरिकी कंपनियां हैं, जैसे कि जिसमें करीबन 55 ट्रिलियन की इक्विटी की मार्केट कैप है। तो अगर एक सीमित एक्सपोजर 5%, 10% अगर इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग में करना है तो जरूर एक अच्छा मौका भी है, क्योंकि आपको रुपी का डाइवर्सिफिकेशन भी मिलता है, आपको डॉलर एसेट्स मिलते हैं ज्यादा तौर पर। और पर मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको खुद को उतनी समझ नहीं होगी कि ये समय ब्राजील में निवेश करना चाहिए, ये समय हांगकांग में निवेश करना चाहिए, ये समय अमेरिका में निवेश करना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड के माध्यम के द्वारा आप निवेश कीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये सिर्फ अंतरराष्ट्रीय इन्वेस्टिंग के लिए नहीं, किसी भी इन्वेस्टिंग के लिए ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि अगर कोई चीज बहुत बढ़ चुकी है, महंगी लग रही है, तो आप जरूर सलाहकार से सलाह लेके उसमें निवेश कीजिए, वरना आपके हाथ जलने की बहुत संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग अच्छा है। हमारा एक फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ग्लोबल एडवांटेज फंड। इसमें हम चुनते हैं कौन सी प्रदेश या कौन सी इकोनॉमी में पैसा लगाना चाहिए कब, और जो भारत के कंपनियां हैं या भारत के जो म्यूचुअल फंड है बाहर निवेश कर रहे हैं, उसका हम चयन करते हैं, परसेंटेजेस चेंज करते हैं। तो ये भी एक अच्छा फंड ऑफ फंड तरीका है जो लोग इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं। पंकज जी, आपको अगर कुछ ऐड करना है तो। मैं एक जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि आजकल इंटरनेशनल फंड में भी अच्छे रिटर्न्स आए हैं, तो लोगों का रुझान बहुत बड़ा है। लेकिन जिस तरह से इक्विटी फंड सारे एक जैसे नहीं होते हैं, आप एक लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके मुकाबले यदि आप एक स्मॉल कैप में कर रहे हैं तो बहुत फर्क है, या फिर किसी सेक्टरल फंड में कर रहे हैं। इसी तरह ध्यान रहे कि जब आप किसी इंटरनेशनल फंड में करते हैं तो वहां पर आपको डाइवर्सिफाइड फंड की चॉइस भी मिलती है, और साथ ही जैसे कि इनोवेटिव फंड्स या कुछ इनोवेशन, ग्लोबल इनोवेशन या इस तरह से स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। तो पहले कोशिश कीजिए कि यदि आप नए इन्वेस्टर हैं तो आप डाइवर्सिफाइड फंड में जाइए, ऐसा इंटरनेशनल फंड जो हर तरह के सेक्टर्स में, हर तरह की कैटेगरीज में और डिफरेंट कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करता हो, वो मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा इसके मुकाबले कि आप किसी स्पेसिफिक, यानी कि ऐसे फंड्स भी हैं जिसमें सिर्फ 10 स्टॉक्स होंगे सिर्फ, और उसके मुकाबले ऐसे होंगे जहां पर 30-35 स्टॉक्स होंगे, या ऐसे फंड भी हैं जो कि दूसरे फंड्स की यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो फंड ऑफ फंड्स स्कीम्स हैं। तो ध्यान रहे कि इंटरनेशनल फंड एक नाम है, लेकिन वहां पर भी डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। तो आप अगर नए निवेशक हैं तो अपने हाथ ना जलाएं, और पहले आप सोच समझकर विद द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल्स, जैसे मैंने बताया कि म्यूचुअल फंड एक बेहतर विकल्प है ही, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन का ख्याल रखें। जी पंकज जी, हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, उनके पास पैसे भी हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक इसकी शुरुआत नहीं की है, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आता कि इसकी शुरुआत कैसे करनी चाहिए। तमाम माध्यम हैं, वेबसाइट है, ऐप्स हैं, तमाम तरह की चीजें हैं। जो सरलतम सिंपलेस्ट जो तरीका हो सकता है इन्वेस्टमेंट का म्यूचुअल फंड में, वो क्या है? और जो गांव देहात में रहने वाले लोग हैं, जो छोटे शहरों में रहने वाले लोग हैं, वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट से जरिए कैसे फायदा उठा सकते हैं, इस पे आप कुछ बताएं। मनीष जी, म्यूचुअल फंड बहुत ही सिंपल है, उसमें निवेश करना भी सिंपल है, समझना भी बहुत सिंपल है, और निवेश करने के तरीके भी बहुत सारे हैं। आप चाहे तो ऑफलाइन करें, ऑनलाइन करें। तो अब तो खैर गांव देहात में मैंने देखा है कि आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग गांव में भी कर रहे हैं, तो अब उतनी बड़ी बात नहीं रह गई है। और ऐसे में आप म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाकर भी निवेश कर सकते हैं। आप किसी ऐसी ऐप से जो कि सभी कंपनीज में आपको इन्वेस्टमेंट करने की चॉइस देते हो, ऐसे बहुत सारे ऐप हैं, उन ऐप के जरिए भी आप निवेश कर सकते हैं। और ऐप पर आप जाएंगे, बहुत सारे, मतलब मोस्टली जो भी ऐप्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सुविधा देते हैं। आप वहां पर जाकर अपनी चॉइस की स्कीम को देखिए और वहां पर इन्वेस्ट कर लीजिए। लेकिन सिंपल होने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि आपका कोई आपको गाइड करे, आपका पैसा सुरक्षित रहे। तो होता यह है कि म्यूचुअल फंड ऐप से जब म्यूचुअल फंड बाय करते हैं, कोई भी चीज बाय करते हैं, तो जब म्यूचुअल फंड बाय करते हैं तो बाय करना जितना आसान है, वहां पे सेल करना भी उतना ही आसान है। अब प्रॉब्लम यह आती है, जब हम बात करते हैं ग्रीड एंड फियर की, तो जब भी मार्केट में थोड़ी सी गिरावट आती है, अगर कोई समझदार व्यक्ति आपको बताएगा कि नहीं, गिरावट एक टेम्परेरी है, आप बने रहिए, कोई बात नहीं, मैं हूं यहां पर, टेंशन मत लीजिए। लेकिन जब आप डायरेक्ट करते हैं किसी ऐप से, तो एक संभावना बहुत ज्यादा होती है कि जब भी ऐसा वक्त आता है कि मार्केट में थोड़ी सी गिरावट आती है,
इन्वेस्टर डर जाता है, फटाफट वो बटन दबा देता है, यानी कि एग्जिट कर जाता है। तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट करना तो ऐप से भी बहुत सिंपल है, मैं बिल्कुल कहूंगा, लेकिन मेरी सलाह यह होगी नए निवेशकों को कि आप किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की मदद लें, किसी एडवाइजर की मदद लें, तो वो आपके लिए स्कीम तो सिलेक्ट करेंगे ही, आपके गोल के हिसाब से, आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से, लेकिन साथ साथ आपके साथ वो हैंड होल्डिंग करेंगे। जब भी ऐसे मौके आते हैं, जब थोड़ा सा घबराहट होती है, मार्केट में डर लगता है, उस वक्त वो आपके लिए एक फ्रेंड, फिलोसफर की तरह, गाइड की तरह काम करेगा, आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपके लिए। तो मेरी सलाह होगी नए निवेशकों को, भले ही थोड़ा सा ये हमेशा बात चलती है आजकल, जो ऐप डायरेक्ट स्कीम को प्रमोट करते हैं हमेशा बोलते हैं कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे रिटर्न ज्यादा मिलेंगे क्योंकि इसमें कमीशन नहीं है डिस्ट्रीब्यूटर का। ये सच है कि आपको 0.5% से 1% तक का एडिशनल रिटर्न मिल सकता है डायरेक्ट स्कीम में, और आप ऐप से बाय कर सकते हैं। लेकिन कई बार कि आपका डिसीजन गलत हुआ तो वो आधा % के मुनाफे की जगह पे नुकसान ज्यादा हो सकता है। तो मेरी सलाह ये होगी इन जनरल कि अगर नए निवेशक हैं तो शुरुआत में तो कम से कम आप किसी अच्छे भरोसेमंद साथी के जरिए आप निवेश करें, और वो भी आपको ऑनलाइन करवा देंगे, आपके डिस्ट्रीब्यूटर भी, ऐसी कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन बाद में थोड़ा समझ आपको आ जाए म्यूचुअल फंड के बारे में, स्कीम सिलेक्शन आपको समझ में आ जाए, और आपको अपनी भावनाओं पे कंट्रोल हो। बहुत जरूरी है कि जब भी ऐसा उतार चढ़ाव आए तो आप घबराएं नहीं, तब आप डेफिनेटली इस तरह की बहुत सारे ऐप हैं, और आजकल इतने ऐड आते हैं तो मुझे नाम लेने की जरूरत भी नहीं है, आप गूगल करेंगे तो भी मालूम चलेगा, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक चीज और ऐड करूंगा, यदि आप डिस्ट्रीब्यूटर की बात भी कर रहे हैं और ये समझ में आए कि डिस्ट्रीब्यूटर कहां मिलेगा, एमफी इंडिया यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया की जो वेबसाइट है mfindia.com, आप वहां पर जाएंगे और वहां पर आप इन्वेस्टर के सेक्शन में जाकर अपने एरिया डालेंगे, आपके एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर्स के पूरे नाम आ जाएंगे। सर एक मिस कॉल भी देंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर कॉल बैक कर लेगा, क्योंकि उनको बिजनेस चाहिए। तो इतना आसान है, आप घर बुलाइए, वो आपके घर पर आके फॉर्म भर के जाएंगे, ऑनलाइन गाइड करेंगे, तो वो सुविधा आपको मिल जाएगी। पर बेहतर होगा कि आप डायरेक्ट करने की बजाय पहले किसी की मदद ले लें। जी, समय का अभाव है और आप लोगों ने बड़ी अच्छी जानकारी दी। सबसे बड़ी बात कि मार्केट जो अभी हाई लेवल पर चल रहा है, अपने उच्च स्तर पर कारोबार कर रहा है, ऐसे में निवेशकों के मन में जो दुविधा है कि इन्वेस्टमेंट जारी रखें, नया इन्वेस्टमेंट शुरू करें या नहीं, सिर्फ रोकें या सिर्फ चालू रखें, आप लोगों ने इस पर भी अपनी कीमती सलाह दी है। नए निवेशकों के बारे में भी आपने बताया है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर की मदद से, किसी निवेश सलाहकार के जरिए, या अगर समझदार हैं तो किसी ऐप के जरिए या म्यूचुअल फंड कंपनियों के वेबसाइट के जरिए वो सीधा अपने पसंदीदा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उठते मार्केट का, लगातार बढ़ती इकोनॉमी का, भारत की जो इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा है, उसका वो लाभ इक्विटी मार्केट के जरिए ले सकते हैं। जागरण डायलॉग्स का ये कार्यक्रम आप जागरण.com की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। हमारे दोनों अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और इतनी सारी जानकारी दी। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।